नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जूनियर सुपर टेट भर्ती परीक्षा अतिशीघ्र होने वाली है और मैं उसके लिए प्रयासरत होकर के आपको हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ दूजो न लगाऊँ वार करूँ एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? ये नाभादास जी द्वारा सृजित हैं और नाभादास जी जो है ना वो भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो ये जो लिपि है वो देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो देववाणी अगर पूछा जाता है कि देववाणी किसे कहते हैं या देवभाषा किसे कहते हैं, देवताओं की भाषा किसे कहते हैं, तो आपका हो जाएगा सही उत्तर उसका संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का दूसरा नाम है देववाणी। अगर यहाँ पर पूछा गया है देवताओं की लिपि, तो यहाँ पर देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि हो जाएगी, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रही है। अगला हमारा प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है तुलसीदास इस पंक्ति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह आगरा में स्थापित किया जा रहा है। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सही उत्तर इसका है नागालैंड की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, बाकी सभी राज्यों की राजभाषा हिंदी है। देश में एकमात्र दोहा कोश के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर है 57। तो दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो सरहपा जी हैं। हाँ, आइए सरहपा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरहपा जो है वो आदिकाल के कवि माने जाते हैं और इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। ये जो सरहपा हैं आपकी, ये सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? सही उत्तर है तेलुगु। तेलुगु जो है वो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 59 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो यह हुआ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आइए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण क्यों हुआ, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो चूंकि हिंदी खड़ी बोली का आरंभ तो भारतेंदु युग से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शुरू कर दिया था, लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे इन्होंने उसको परिमार्जित किया। मतलब उसमें व्याकरणगत जो अशुद्धियाँ थीं उनको शुद्ध करके इस तरह की रचनाएं जो थीं जिनमें कुछ अशुद्धियाँ थीं, तो सरस्वती पत्रिका में उनको छापने से मना भी कर देते थे। निराला जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है जूही की कली, इसको भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरणगत कुछ अशुद्धियाँ होने के कारण अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी खड़ी बोली को शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा योगदान है, इसीलिए उस युग का नाम द्विवेदी युग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब आइए थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद में 4 प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंद पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि किसकी रचनाओं से छायावाद युग का आरंभ होता है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसी के द्वारा उसी के प्रकाशन वर्ष से ही कई लोग छायावाद युग का आरंभ मानते हैं और झरना को छायावाद की पहली रचना मानते हैं। अब जो आपका छायावाद है, तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है,
क्योंकि ब्रह्मा क्या काम करते हैं, सृष्टि सृजन का काम करते हैं, और छायावाद युग का सृजन का कार्य किसने किया, जयशंकर प्रसाद जी ने किया। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक पूछा गया, इसलिए आइए हम थोड़ा सा नाटकों के बारे में और जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनकी विशेषता है कि वह अतीत की स्मृतियों से भरे हुए हैं, अर्थात जो इतिहास में बड़े प्रसिद्ध पात्र रहे जिन्होंने देश हित में अपना बलिदान किया या देश हित में कार्य किया, तो उन पात्रों को लेकर के जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों की रचना की, ताकि आधुनिक युग में जबकि स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो लोग उससे प्रेरणा ले सकें और हमें स्वतंत्रता मिल सके। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक जो हैं वो रंगमंचीय नहीं, अर्थात रंगमंच पर उनका अभिनय नहीं हो सकता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने उसको खारिज करते हुए कहा है कि हमारे जो नाटक हैं वो रिक्शे वालों के लिए नहीं हैं, हमारे जो नाटक हैं वो एक शिष्ट और पढ़े लिखे वर्ग के लिए लिखे गए, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो रंगमंचीय हैं या फिर नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारा 61, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो यह कहानी के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं। अगला है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नील नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्तिकालीन जो धारा थी, एक भक्ति काल की 4 धाराएं हुई हैं, मुख्यतः 2 धाराएं और 2 से बटी हुई निकली हुई 4 धाराएं। 2 धाराएं थीं, एक तो निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। तो निर्गुण धारा में भी 2 भेद हुए थे, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। सूफी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और ये सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने ये जो पंक्तियां हैं इनके पद्मावत, इनके एक ग्रंथ का नाम है पद्मावत। पद्मावत में एक जो भाग है पद्मावती समय है, उसी से इन्होंने पद्मावती नाम का एक सर्ग है, उसी से इन्होंने लिया है ये। अगला है, नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो हुए। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बिहारी लाल जी। अगला प्रश्न है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। 65 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं, नागालैंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 67 है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, ये कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपको बताते चलें कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, इन्होंने निराला की साहित्य साधना नाम से निराला जी की एक जीवनी लिखी है, जिसको कई लोग मतलब आलोचना मानते हैं और कई लोग उसको जीवनी मानते हैं, तो उन्होंने ही प्रस्तुत कथ्य कहा है। अगला है हमारा, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला जी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। थोड़ा सा निराला जी के बारे में और भी जान लेते हैं। निराला जी जो है वो छायावादियों के कवि थे, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन ये जो छायावाद में ही रमे नहीं थे पूर्णतया, और ये जो थे थोड़ा सा अलग हटकर काम करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपने युग में कई विरोधों को भी झेला, और उनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी निकल करके आई हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा बड़ी प्रसिद्ध रचना है निराला जी की। अगला है हमारा प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास जी हैं। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कबीर के अलावा और कौन से कवि हैं, तो इसमें आ जाएंगे आपके गुरु नानक, मलुकदास जी, पीपा, धन्ना, सेन इत्यादि कई कवि आ जाएंगे, सुंदरदास, दादू दयाल, रज्जब, कई कवि इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। अगर इसी में पूछ लिया जाए हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि माने जाते हैं,
तो ये जो है ना, माने तो छायावाद युग में ही जाएंगे, छायावाद उत्तर छायावाद के बीच के हैं, लेकिन इनको मूल रूप से हालावादी कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? हालावादी कवि माना जाता है। अगला है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 72 है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो यह प्रेमचंद जी की कहानी है। अगला है 73 क्वेश्चन नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है, क्योंकि जहाँ पर संख्या हो जाती है वहाँ पर द्विगु समास होता है, संख्या पूर्वी द्विगु। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, जैसा कि हम ऊपर बता भी चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव के रचयिता कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं। ये भी छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो उसके प्रसिद्ध स्त्री पात्र देवसेना का यह कथन है। अगला है पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है और प्रियदर्शी अशोक भी कई बार कहा जाता है। 79 क्वेश्चन नंबर है पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये है प्रेमचंद। 81, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो ये है चंद्रवरदाई जी। अगला प्रश्न है 82 नंबर, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लिपि की त्रुटि हो गई है। यहाँ पर होगा प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो इनके अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम एक कथन किसका है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। 85 क्वेश्चन नंबर है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो यह हैं आपके मुल्ला दाऊद, और इनकी रचना का नाम अगर पूछा जाता है तो वो है चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा हैं प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार। नेक्स्ट है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रैदास जी हैं। नेक्स्ट है प्राचीन का विलोम क्या है? सही उत्तर है अर्वाचीन। नेक्स्ट है प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? चावल। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि थी। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया? पिंगल भाषा नाम दिया था। 92 है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद जी इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो यह है कृष्ण भक्ति शाखा। नेक्स्ट है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र। और इसको पूरा किसने किया था? अमृत राय, जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। नेक्स्ट है प्रेम सागर के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये, लल्लू लाल। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली का। 97 बिहारी किस काल के कवि हैं? तो ये कवि हैं रीतिकाल के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जयपुर नरेश जयसिंह के थे। नेक्स्ट है बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। नेक्स्ट है बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? सही उत्तर है मतीराम। आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगी
50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।